नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा YouTube चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपके लिटरेचर सेक्शन का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका पोइट्री सेक्शन का एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द सोल्जर। मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले मैंने आपके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कविता एंड एपिटाफ इस चैनल पे पढ़ा चुका हूं, और मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, समरी, वर्ड्स पावर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड करके अवेलेबल करा दूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। और चलिए हम लोग आज जो कविता पढ़ रहे हैं द सोल्जर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। द सोल्जर इतनी फेमस पोयम है कि आज भी लंदन के चर्च पे इसके जो लिरिक्स हैं वो बजते हैं। सबसे पहला अगर सवाल इससे बनेगा तो ये बनेगा कि द सोल्जर के राइटर कौन है। द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। सबसे पहला सवाल अगर बनेगा ऑब्जेक्टिव में तो यही बनेगा। और रूपर्ट ब्रूक जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं? वार पोएट। ये याद रखिएगा कि द सोल्जर, उनके राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक किस रूप में जाने जाते हैं? वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि रूपर्ट ब्रूक का कहना है कि मुझे युद्ध करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात देश की हो, मातृभूमि की हो, तो वो युद्ध करते हैं। मैं आपको बता दूं कि द सोल्जर कविता जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उस दौरान यह कविता सैनिकों में एक अलग प्रकार की एनर्जी, एक अलग प्रकार का उत्साह जगाने का काम किया था, जो कि पूरे ब्रिटेन वासियों के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट के रूप में याद किया जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सवाल जो बनेंगे अबाउट ऑथर, यानी ऑथर से भी बहुत सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ऑथर्स के बारे में देख ले। कहने का मतलब कि रूपर्ट ब्रूक के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इनका जो जन्म है वो 1887 यानी 1887 के हुआ था, और मृत्यु 1915 का। मतलब बहुत कम उम्र में क्या किए थे हम लोग से, यानी इस दुनिया से वो अलविदा हो गए थे। कहा जा रहा है कि इनका जन्म 1887 में एकेडमिक फैमिली, मैंने बहुत अच्छे शिक्षित घराने में इनका जन्म हुआ था। कहा जा रहा है कि हिज फादर वाज हाउस मास्टर। यहाँ पे एक वर्ड है हाउस मास्टर। हाउस मास्टर का मतलब होता है कोच। जैसे कोई भी टीम हो, जैसे हमारी इंडियन टीम ही है तो उसके कोच होते हैं, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, एक मुख्य कोच भी होते हैं जो खिलाड़ियों का क्या करते हैं? प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो इनके पिताजी भी क्या थे? हाउस मास्टर थे। कहाँ पे? रग्बी स्कूल। रग्बी एक गेम है, वहीं पे वो क्या करते थे? प्रशिक्षण देने का काम करते थे। ही वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। जहां इनके पिताजी हाउस मास्टर थे, तो किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज जाने से पहले बाकी के शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण किए वो वहीं पे किए थे, अपने पिताजी के स्कूल में। तो एक सवाल ये भी बनता है कि आपने रूपर्ट ब्रूक प्राथमिक शिक्षा कहां से ग्रहण किए थे? तो जहां इनके पिताजी हाउस मास्टर थे, जिस स्कूल में, रग्बी स्कूल में। और उनके बाद वो कौन से कॉलेज में गए? किंग्स कॉलेज। और कौन सी यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक इंग्लैंड के ही बहुत फेमस कवि हैं W.B. येट्स। देख लीजिए ध्यान से। W.B. येट्स जो है इंग्लैंड के कवि हैं, जो कि इनके बारे में बोलते हैं, रूपर्ट ब्रूक के बारे में, कि यह जो आदमी है इंग्लैंड का सबसे हैंडसम और यंग आदमी है। यानी कवि एक दूसरे कवि की प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड का सबसे हैंडसम आदमी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये और किस रूप में जाने जाते हैं? नोन एज फॉलन वॉरियर, यानी एक बहुत ही अच्छा लड़ाकू, बहुत ही अच्छा योद्धा के रूप में वो जाने जाते हैं। कहते हैं उसके बाद कि डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया। सेप्टिसिमिया एक बीमारी है जो शरीर में सड़न पैदा हो जाती है, बारूद लग जाता है इनको। वो लड़ाई कर रहे होते हैं अपने देश के लिए, तभी इनके शरीर में बारूद घुस जाता है। और उसके बाद प्रॉपर इलाज नहीं होने के बाद वो क्या करते हैं? सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी बॉडी में सड़न की शुरुआत हो जाती है। और फाइनली वो 23 अप्रैल 1915 को वो क्या करते हैं? इस दुनिया को अलविदा करते हैं। लेकिन किस जगह पे लड़ाई हो रहा होता है मैं आपको वो बता दूं कि एक आइलैंड ऑफ लेमन्स है, यानी नींबुओं का वो क्या है? द्वीप है, और जगह का नाम है गावीपोली। तो थोड़ा सा अगर सवाल आपसे टफ कराना चाहे तो ये तो पूछ ही सकता है कि उनकी मृत्यु कब हुई? 1915 में। किस जगह पे हुई? तो एक नींबुओं का द्वीप था, जगह का नाम क्या था? गावीपोली। किस कारण बस मृत्यु हुआ? तो बोलिएगा ड्यू टू सेप्टिसिमिया, यानी सड़ने की बीमारी। उनके शरीर में बारूद, मतलब
मौजूद होने के चलते वो क्या था, रोग उत्पन्न हो गया था। कहा जा रहा है कि ही इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। उन्होंने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में वो क्या किया, उत्साह जगाने का काम किया। मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके जो लिरिक्स हैं वो आज भी लंदन के चर्च के टाइम में वो कहते हैं बजते हैं। तो वह कहा जा रहा है कि पेट्रोटिज्म अपने देशभक्ति सैनिकों में जगाने का काम किया। आपको पता है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है यूरोप का छोटा सा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में राज किया। तो एक क्या कर रहा था कि छोटे छोटे उपनिवेश हर एक देश में वो क्या था, मौजूद करा दिया था। तो वो किनकी लड़ाइयां हर एक कभी न कभी किसी न किसी देश से चलता ही रहता था। तो यह लेखक जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश के सैनिकों को क्या करते हैं, उत्साह जगाने का काम करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 5 वार सोनेट लिखा। अब सोनेट का मैं चर्चा पहले भी कर सकता था कि द सोल्जर क्या है, सोनेट है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं कि सोनेट का मतलब होता क्या है। सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों वाली कविता। 14 पंक्तियों वाली कविता, यानी कहने का मतलब कि ऐसा कविता जिसके कितने लाइन हो, 14 लाइन हो। और इस 14 को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, 8 और दूसरा 6। यानी प्रथम 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं, और इधर लास्ट 6 को क्या बोलते हैं, सेसेट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि द सोल्जर वो क्या है, एक प्रकार का सोनेट है। सोनेट किसको बोलते हैं, 14 पंक्तियों वाली कविता को सोनेट बोलते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 8 और 6। प्रथम 8 भाग को ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट वाले 6 लाइन के भाग को सेसेट कहते हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से 5 जो है वार सोनेट लिखे, और उनमें से अगर सबसे ज्यादा कोई फेमस है तो वह जो है आपका द सोल्जर है। अनडाउटली द सोल्जर इज द बेस्ट। तो ये तो आपका था रूपर्ट ब्रूक के बारे में, जो कि मैंने बता दिया। इससे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में सवाल बनेंगे। अब आइए पोयम का थीम क्या है। तो अगर आपका पोयम का थीम पूछे तो कैसा पोयम हो जाएगा, द सोल्जर वार पोयम हो जाएगा। कैसा पोयम हो जाएगा, वार पोयम। इसके पहले मैंने आपको एन एपिटाफ पढ़ाया था, तो उसका नेचर कैसा था, वो था आपका लव पोयम, वो ट्रू बेस्ट लव पोयम था। ये आपका क्या है, वार बेस्ट पोयम है। अब कविता का लाइनिंग यहां से स्टार्ट होता है। कहा जा रहा है कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कविता के पहला लाइन में बोल रहे हैं कि सोचो कि अगर मैं मर जाऊं, यह बात सिर्फ किसके लिए हो, मेरे लिए हो। कहा दैट देयर इज सब कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यानी विदेश के किसी भी कोने में। लेखक प्रथम 2 लाइन में देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, और यह बात सिर्फ किसके लिए हो, मेरे लिए हो। और क्या किया, दैट इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यानी विदेश के किसी भी कोने में। और कह रहा है कि दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, एंड वो जो जगह है वो हमेशा हमेशा के लिए किसका होना चाहिए, इंग्लैंड का। लेखक की यही कामना है कि अगर मैं मर जाऊं, यह बात सिर्फ मेरे लिए हो, विदेश के किसी भी कोने में जहां मुझे दफनाया जाए, तो उस जगह पे जो है अधिपत्य जो है वो किसका हो जाना चाहिए, वो अधिपत्य जो है इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। क्यों, वो चाहते हैं कि मेरा जो शहीद होने का जो या फिर शहादत है वो मेरा क्या बेकार नहीं जाए। यानी उस जगह पे हमेशा हमेशा के लिए किसका विजय हो जाना चाहिए, इंग्लैंड का। कहता है कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। उन्होंने अपने देश को बहुत ही समृद्ध यानी रिच अर्थ बता रहे हैं। हर एक लोग हैं जो भी हो, कोई हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं चाहे कोई और भी देश से, तो सभी लोग अपने अपने देश से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो लेखक भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो वही क्या कर रहे हैं, अपने देश से प्यार कर रहे हैं। तो वो एक चीज यहाँ पे मेंशन करते हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ। वो अपना देश को क्या बता रहे हैं, बहुत ही समृद्धि और खुशहाली वाला देश बता रहे हैं। अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, और अपने आप को क्या मान रहे हैं, डस्ट मान रहे हैं, यानी एक धूल का कण मान रहे हैं। तो एक सवाल यहां से भी बनता है कि लेखक अपने आप को क्या एज्यूम किया था, डस्ट एज्यूम किया था, या फिर डस्ट को इसको कहा गया इसके बाद इस कविता में, तो सोल्जर खुद को बोला है। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं कि यह जो आपका मेरा देश है पूरा समृद्धि और खुशहाली वाला देश है, और मैं उसी देश का एक धूल का कण हूं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यह डस्ट, यह जो धूल है, यह धूल का कण अपने आप को मान रहा है। होम इंग्लैंड बोर, जिसको जन्म किसने दिया, इंग्लैंड ने। जिसको मेड अवेयर, चेतना कौन दिया, इंग्लैंड ने। जिसको आकार यानी वो पला बढ़ा कहा, इंग्लैंड में।
अब लेखक है अपने देश का, यहाँ पे कुछ न कुछ वर्णन कर रहा है कि वह जन्म कहाँ लिया, इंग्लैंड में, पला बड़ा कहाँ, इंग्लैंड में, उसमें चेतना कहाँ से आई, इंग्लैंड में। कहता है ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। यहाँ पे बड़ा सा अच्छा सा अर्थ निकलेगा आपको। कहता है ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यानी लेखक कह रहा है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं जिस जगह और मुझे दफनाया जाए तो वह जो जगह है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का तो हो ही जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? कह रहा है कि यह जो शरीर है वो किस देश का है? इंग्लैंड का है। अभी तो मैंने बताया कि डस्ट अपने आप को माना और उसकी धरती काफी खुशहाली वाला था, और अब वह बोल रहा है कि जन्म यहाँ पे लिया, पला बड़ा यहीं पे, चेतना इसमें ही आई, तो मरने के बाद भी वह हमेशा हमेशा के लिए किस जगह में रहना चाहता है? इंग्लैंड की धरती पे रहना चाहता है। कहता है कि ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यह जो है आपका इंग्लैंड का शरीर है उसको कैसा एयर चाहिए? इंग्लिश एयर चाहिए। इंग्लिश का मतलब होता है क्या है? रिलेटेड टू इंग्लैंड। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो बोलते हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूं। ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ही होता है रिलेटेड टू इंग्लैंड। और अब किस एंगल से टीचर इंग्लैंड का दिखते हैं भारत में रहने के बावजूद? तो उनको बोलना चाहिए कि आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका सही है। तो इंग्लिश का मतलब होगा क्या? रिलेटेड टू इंग्लैंड, यानी जिस जगह पर उन्हें दफनाया जाए उस जगह पर आधिपत्य किसका होना चाहिए? इंग्लैंड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको जो है किस तरह का एयर चाहिए? रिलेटेड टू इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश एयर चाहिए। कहता है और इंग्लैंड से उन्होंने क्या प्राप्त किया? बास्ट बाय द रिवर, उन्होंने वहां के नदियों में नहाया, और ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और वहां के सन जो है मानव लेखक को वो क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा होता है। तो ये आपका पहला ऑक्टेव था जो मैं इसको चर्चा किया। अबाउट ऑथर मैंने चर्चा किया, और बाकी के इसके 6 लाइन हम लोग बाकी के जो सेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। यहाँ पे लेखक एक बात कहते हैं कि जैसे अगर मेरे दिल में किसी प्रकार का इंग्लैंड के प्रति कोई बुराई है तो वह सारे के सारे वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। इविल का मतलब क्या होता है? बुराई। शेड अवे का मतलब क्या होता है? दूर हो जाना। लेखक सोचते हैं कि इस हार्ट में, मेरे दिल में अगर इंग्लैंड के प्रति जरा से भी कोई बुराई है तो वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। कहता है ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा बात लिखा हुआ एज एडमेटिक फ्रेज की तरह कि पल्स इन द इटर्नल माइंड, यानी जो चेतना वो आपका अंदरूनी चेतना होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति। कहता है कि नो लेस गिव्स वेयर सम बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। एक बड़ा अच्छा बात लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा है कि जो अंतर चेतना यानी जो अंतर मन की शक्ति दिया गया है मुझे इंग्लैंड के द्वारा, जो थॉट्स मुझे इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, वो क्या हो, जहां भी मैं रहूं, जिस जगह पे रहूं, मेरे देश के लिए जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि जहां तक कि मैं सोचता हूं कि अगर मेरे दिल में किसी प्रकार का कोई बुराई है तो वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। फिर उसके नीचे वाला लाइन में बोल रहे हैं कि पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो चेतना मुझे और जो थॉट्स मुझे इंग्लैंड के द्वारा जो दिया गया है वो क्या हो? वो कम ना हो, चाहे मैं जहां भी रहूं। यानी जो शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार की चेतना इंग्लैंड में वो पले बढ़े के दौरान, यानी फिर वो जो देशभक्ति की भावना वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि हर साइड्स, यानी साइड्स का मतलब क्या? वहां का दृश्य, हर साउंड वहां की आवाजें, ड्रीम्स हैप्पी एज पर डे, यानी वहां की आवाजें, वहां की दृश्य लेखक को क्या करता है? प्रत्येक दिन खुश करता है। लेखक अपने देश के बारे में बोल रहे हैं। कहता है कि एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन। लेखक बोल रहे हैं कि वहां दोस्तों के बीच में हंसना, दोस्तों के बीच में सीखना और दोस्तों के बीच की विनम्रता मानो इंग्लिश हेवन, यानी अंग्रेजी मतलब इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड उसको क्या लगता था? स्वर्ग के समान लगता था। तो यह आपका लास्ट का 6 लाइन है सेट। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे फंस जाते हैं कि पल्स इन द इटर्नल माइंड ये है क्या? पहला वाला लाइन में वो बोलते हैं कि अगर मेरे दिल में किसी प्रकार का कोई बुराई है तो वो जरा सी बुराई मेरे दिल में ना रहे, वो दूर हो जाए। किसी प्रकार का, आप जिससे जानते हैं कि दो कितने भी घनिष्ठ मित्र हो एक जगह रहते हैं तो थोड़ी बहुत कभी कभी बात को लेकर बीच बीच में कुछ न कुछ होता रहता है। तो कहते हैं कि वह जिस जगह से है वो खुश है, किसी प्रकार का उसके दिल में कोई बुराई नहीं रहना चाहिए। जो चेतना और जो थॉट्स इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है वो किस जगह पे भी रहे, वो देशभक्ति की भावना, वो चेतना कभी कम नहीं होनी चाहिए।
वहाँ का दृश्य, वहाँ की आवाजें लेखक को प्रत्येक दिन खुश करता है। वो दोस्तों के बीच में हंसना, दोस्तों के बीच में सीखना और दोस्तों के बीच की विनम्रता, मानो इंग्लैंड उनके जैसा क्या है, स्वर्ग के समान है। तो दोस्तों यही बहुत एक फेमस आपका द सोल्जर कविता था। मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समरी और साथ ही साथ वर्ड्स पावर स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से इसके साथ में प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। और जो साथीगण मुझे पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।